नमस्कार। जैसे कि भारत देश के अंदर ज़्यादा तरह से यही समझते हैं कुछ लोग कि भारत दूसरों की कॉपी करता है। जैसे कि कोई टेक्नोलॉजी आती है तो टेक्नोलॉजी लेकर के यही समझते हैं, और ज़्यादातर यही एक भारत के अंदर दृष्टिकोण और प्रथा बन चुकी है कि भारत बाहर से टेक्नोलॉजी लेकर के आता है, लेकिन ये गलत है। विदेशों के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी आती हैं वहाँ पर साइंटिस्ट वैज्ञानिक भारत के ही पाए जाते हैं। पुरानी बात लेकर के चलते हैं। एक जिस समय पर स्टील बनाई जाती थी भारत के अंदर, तो सर्वप्रथम कलकत्ता में एक अंग्रेज आया था। उस अंग्रेज ने भारत के अंदर स्टील बनाना सीखा था, और भारत जैसी स्टील पूरे विश्व में नहीं बनाई जाती थी, क्योंकि स्टील बनने के बाद सालों साल चले और उसमें जंग न लगे। स्टील वो प्योर भारत के अंदर ही बनती थी। स्टील बनाना भारत में से गया, प्लस कई ऐसी, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि सर्जरी करना, ऑपरेशन करना, ये भी भारत में से गया। भारत के अंदर ऐसी ऐसी विद्याएं हैं और विद्याएं थी जिनका दमन किया गया है, उन्हें दबाया गया है। एक समय की बात है कि जिस समय पर परीक्षित जी को एक नाग डसने के लिए आ रहा था, तो उस समय पर एक ऋषि थे। वो ऋषि महाराज परीक्षित जी को बचाने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में वो तक्षक नाग था, उससे मुलाकात उन ऋषि की हुई। तो वो ऋषि बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे महात्मा जी, तो वो नाग पूछने लगा कि आप कहाँ जा रहे हैं महात्मा जी? बोले एक नाग डस रहा है परीक्षित जी को, नाग डसेगा और वो डसेगा, मैं उन्हें बचा लूँगा। तो तक्षक ने कहा, बोले ये कैसे बचा सकता है, मेरे अंदर तो इतना जहर है कि उसे बचाना असंभव है। तब तक्षक नाग ने कहा उन महात्मा जी से कि मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ, मुझे विश्वास नहीं है कि आप राजा को बचा लेंगे। बोले कैसे लेना चाहते हो? तक्षक ने कहा, मैं एक वृक्ष है और इस वृक्ष को अपने मंत्र शक्ति से मैं जला दूंगा, मुझे भी कुछ मंत्र आते हैं, और आप इसे अगर हरा कर सकते हैं, पुनः दोबारा जीवित कर सकते हैं, तो मैं समझ जाऊंगा। तो तक्षक ने क्या किया कि मंत्र पढ़ करके जैसे ही उसने उस वृक्ष को जलाया और एकदम सूख गया, तो महात्मा जी ने अपना कमंडल में से जल निकाला, जल पढ़ करके उस वृक्ष पर फेंका, तो अंदर से उसमें से हरी हरी पत्तियां आना प्रारंभ हो गई और एकदम हरा हो गया। तो तक्षक नाग समझ गया, बोले ये परीक्षित जी को बचा लेगा। तो उसने क्या किया कि धन संपत्ति जो भी कुछ होने की जरूरत थी उन्हें दे दिया, उन्होंने वापस कर दिया, और कहा अगर आप महाराज तक्षक जी को बचाएंगे तो जो श्राप लगा है महात्मा जी का, वो बहुत ज़्यादा तपस्वी हैं, उनका श्राप झूठा पड़ जाएगा और सृष्टि का इस तरह से उल्लंघन होगा, सृष्टि में जो नियम बने हुए हैं उनका उल्लंघन होगा। तो जिस भारत देश में ऐसे ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने मुर्दे को जीवित करने की शक्ति रखी है, वो भारत किसी की क्या कॉपी करेगा? ज़्यादा तरह से अमेरिका देखिए या विदेश कोई भी और देखिए, उसमें भी भारत के ही वैज्ञानिक पाए जाते हैं। उन्हीं भारत के वैज्ञानिकों की वजह से टेक्नोलॉजियाँ बनी हैं भारत के अंदर। जैसे अरे पुष्पक विमान जैसे भारत के अंदर महाराज राजाओं के पास थे, वो भी पहले ईंधन ही डाल करके चलाए जाते थे, वो भी पेट्रोल डीजल या तेल डाला जाता था। और कुछ ऐसे भी थे जो कि मंत्र शक्तियों से भी चलते थे। मंत्रों में भी ऐसी बात नहीं है कि शक्ति नहीं हो, मंत्र शक्ति भारत के अंदर कुछ ऐसी ही प्रथा दबा करके रखी गई हैं। भारत का कोई भी नागरिक हो, दृढ़ होता है, अपनी परंपरा और संस्कृति पर अटल रहता है। इन्हीं परंपरा संस्कृतियों को दबाने के लिए भारत के अंदर कई ऐसे षड्यंत्र चलाए गए हैं, कई ऐसे षड्यंत्र चल रहे हैं जिनसे कि भारत के अंदर संस्कृति का दमन हो और भारत का विनाश हो। इंटरनेशनल ऐसी साजिशें कई चल रही हैं, कई देश भारत के खिलाफ हैं जो कि भारत को तबाह करना चाहते हैं, दोबारा से गुलाम बनाना चाहते हैं। भारत के अंदर ही कुछ ऐसे गद्दार छुपे हुए हैं जो केवल और केवल उनका एक ही मकसद है कि हमें रुपया पैसे की ज़रूरत है।
हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। धर्म और कर्म अपना इतिहास लेकर के चलना उन्हें कोई मतलब नहीं। भारत के अंदर, भारत में बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी, बहुत ज़्यादा देशभक्त ऐसे ऐसे पैदा हुए जिनकी वजह से हम और आप सुरक्षित हैं और व्यवस्थित बैठे हैं। अन्यथा कोई भी एक देश पकड़ करके चलिए आप, उसमें कुछ न कुछ कोलाहल चला ही रहता है। जापान भारत के अंदर 4 वेद थे, तो चारों वेदों को ले गया था। जापान की टेक्नोलॉजी देखिए, भारत के जब वेद जहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, भारत के शास्त्र पढ़ाए जाएंगे, उनमें ज़रूर आपको ऐसा कुछ न कुछ मिलेगा और ऐसी बातें हैं जिससे कि कोई भी देश हो उस देश को बढ़ाया जा सकता है। आचार्य चाणक्य जी थे, चाणक्य नीति पकड़ करके चलिए, चाणक्य का अर्थशास्त्र लेकर के चलिए। विश्व में कोई उनसे बड़ा तो कोई अर्थशास्त्री हुआ ही नहीं था, जो कि इतने बड़े अर्थशास्त्री थे कि उनके अर्थशास्त्र को अगर पढ़ लिया जाए तो पूरा जो शासन है किसी भी देश का वो एक सम में आ जाएगा अगर किया जाए तो। दूसरी बात, एक बार ऐसा हुआ कि आचार्य चाणक्य जी रास्ते से निकल करके जा रहे थे, तो वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य उस समय पर बाल्यावस्था में थे, छोटे थे, तो अपने सहपाठियों के साथ, अपने मित्रों के साथ बैठ करके वो खेल रहे थे। तो उन्होंने क्या किया था कि एक मिट्टी का सिंहासन बनाया और मिट्टी के सिंहासन पर चंद्रगुप्त मौर्य बैठे हुए थे और सामने अपने मित्रों में 2-4 कोई मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री ऐसे बना रखे थे और उनसे बोल रहे थे आपको क्या चाहिए, बताइए, हमारे नगर में कोई दुखी तो नहीं है। तो वहाँ से आचार्य चाणक्य जी निकल करके जा रहे थे। तो आचार्य चाणक्य जी ने कहा कि ये जो बच्चा है इसके अंदर अभी से इतनी समझ है कि अपने धर्म, देश और प्रजा के लिए इतना सोच करके चल रहा है। तो आचार्य चाणक्य जी वहाँ पर आ गए। आचार्य चाणक्य जी को सभी जानते थे। उन्होंने कहा कि राजन, मुझे एक गाय की ज़रूरत है। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन से अपने से खड़े हुए, प्रणाम किया और बोले, आचार्य जी, हम तो केवल खेल रहे हैं। फिर भी आचार्य जी ने कहा कि आप न देना चाहो तो मत दीजिए, एक ब्राह्मण आपके द्वार से वापस चला जाएगा बिना भिक्षा लिए। अगर देना हो तो मुझे एक गाय की ज़रूरत है, अन्यथा मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर और भी बच्चे खड़े हुए थे, वो आचार्य जी की तरफ देखने लगे सन्न होकर के, बोले ये राजा नहीं है फिर भी राजा की तरह। चंद्रगुप्त मौर्य बुद्धिमान थे, वो समझ गए कि कुछ न कुछ संदेश देना चाहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य दोबारा उठ करके सिंहासन पर आए, बैठ करके, और कहा कि मंत्री, आचार्य जी को 1 गाय नहीं 10 गाय दीजिए। तब आचार्य जी ने पूछा कि मेरी तो केवल 1 गाय की डिमांड है, आप 10 गाय क्यों देना चाहते हैं? बोले 1 गाय आप क्यों ले जाना चाहते हैं? उन्होंने कहा मुझे पूजा क्रिया, होम हवन के लिए दूध और घी की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं 1 गाय से अपना निकालता रहूँगा। तब चंद्रगुप्त जी ने कहा कि मैं 10 गाय इसलिए दे रहा हूँ कि आप उनसे दूध निकालेंगे और घी बनेगा, घी से हवन करेंगे, हवन करने से जब आकाशमंडल में उस हवन का शुद्ध धुआं जाएगा, वहाँ पर जब देवी देवता प्रसन्न होंगे तो बरसात होगी। इसलिए मैं आपको 10 गाय देना चाहता हूँ। अगर बरसात होगी तो मेरी प्रजा भी खुश होगी, सुख समृद्धि होगी और खेत खलिहानों में फसलें लहराएंगी। तो आचार्य जी ने इस प्रतिभा को देख करके उन्हें राजा बनाने के लिए विशेष संघर्ष किया था और राजा बनाया। तो जब भारत के अंदर ऐसे ऐसे राजा हुए थे, ऐसे ऐसे ज्ञानी पुरुष महात्मा हुए थे, आचार्य जी के अंदर कई ऐसे गुण थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला के चंद्रगुप्त तक्षशिला में पढ़े हुए थे और तक्षशिला के ही आचार्य जी थे जो कि मेन थे, उन्हीं के शिष्य तक्षशिला को चला रहे थे। वहीं से गुरुकुल चलते थे और गुरुकुलों में मैं पहले भी बता चुका हूं कि कुछ ऐसी शिक्षाएं दी जाती थी कि आत्मनिर्भर बन के रहा जाए। पूरे भारत की दिशाओं का ज्ञान कराया जाता था। जो भी भारत के अंदर कई ऐसी अलग अलग दिशाओं के हिसाब से अलग अलग, अगर राज्य में जाते हैं तो वहाँ पर खान पान होता है तो वो खान पान भी बताया जाता था, भाषा का ज्ञान कराया जाता था, अस्त्र शस्त्र चलाना भी सिखाया जाता था। लेकिन वो धीरे धीरे अभी विलुप्त हो गए, शिक्षा पद्धति ही चेंज हो गई।
भारत में अगर भारत को दोबारा से विश्व गुरु बनाना है तो अपने इतिहास को तो पढ़ना पड़ेगा। और इतिहास हमारा अगर देखा जाए तो विश्व में से अगर इतिहास निकाल दिया जाए तो विश्व शून्य हो जाएगा, अगर भारत देश निकाल दिया जाए तो। क्योंकि जो भी इतिहास है पढ़ने लायक, समझाने लायक और बताने लायक, वो केवल और केवल भारत का इतिहास है। नमस्कार।